नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में संज्ञा का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है या सीधा सा अर्थ होता है सभी का नाम अर्थात सबका नाम। जो यहाँ पर लिखा गया है कि सबका नाम मतलब सबका नाम अर्थात जो शब्द नामों के स्थान पर जैसे लड़का लड़की के स्थान पर सभी संज्ञाओं को मतलब सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात मान लीजिए जैसे हम कह देते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो जैसे निखिल आया, एक लाइन के तौर एक दो तीन लाइनों के अर्थ में समझाऊं तो जैसे निखिल आया, निखिल गया, या मान लीजिए निखिल आया, निखिल बाजार गया, निखिल जाते जाते थक गया, निखिल ने पानी पिया, निखिल बैठ गया, निखिल वापस आया। अब ये बार बार जब हम निखिल 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 रिपीट करते हैं तो इससे थोड़ा अटपटा सा लगता है कि बार बार निखिल निखिल शब्द यूज क्यों कर रहे हैं। तो बस इसी के लिए भाषा को थोड़ा और सरल और सुबोध बनाने के लिए हमने सर्वनाम शब्द मतलब सर्वनाम शब्दों का उपयोग करने लगे। अब हम निखिल की जगह जैसे एक बार निखिल आया, वह बाजार गया, उसने पानी पिया, वह वहां से वह जाकर बैठ गया, वह वापस आया। तो अब हम मतलब निखिल की जगह पे वह उसने ये शब्द यूज करने लगे जो हमारी भाषा को और थोड़ा सरल बना देते हैं। बस इसी को सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, मतलब इस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको समझाया था जैसे कि अगर हम एक ही शब्द मतलब राम 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 ऐसे करेंगे तो बार बार में तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन वही हम जब राम राम को एक राम की जगह एक दूसरा शब्द दे देंगे, वह शब्द दे देंगे तो भाषा थोड़ी आसान हो जाती है। बस यही है कि संज्ञा के स्थान पर राम यहाँ पर एक संज्ञा है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बस इससे और कुछ नहीं होता सर्वनाम के। मैं यहाँ पर सर्वनाम का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उपयोग। इससे भाषा थोड़ी सरल सुंदर व सुबोध हो जाती है। तो अब इसके बाद में आगे चलते हैं, सर्वनाम के भेद के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सर्वनाम के भेद टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों को यहाँ पर ये तकलीफ होती है, ये याद नहीं रहते, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि संज्ञा के भी प्रकार हो गए, सर्वनाम के प्रकार हो गए, फिर विशेषण के भी प्रकार आएंगे तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें थोड़ा सा भ्रमित हो जाए। इसीलिए हम आपके लिए मतलब कि एक ट्रिक लेके आए हैं, जिस ट्रिक का नाम है जैसे अनाप शनाप। मतलब अनाप शनाप जहाँ आपने बागड़ी में यूज कराना है, अनाप शनाप बोल रही हो तो अनाप शनाप का अब सीधा सा अर्थ है जैसे ऐसे हो गया, मतलब कि ऐसे हो गया अनिश्चयवाचक, और ना से हो गया निश्चयवाचक, और पै से हो गया पुरुषवाचक, से हो गया संबंधवाचक, और न से हो गया निजवाचक, और पै से हो गया प्रश्नवाचक। तो बस ये सीधा सा है, आप अनाप शनाप से याद रख सकते हैं। तो अनाप शनाप से ऐसे अनिश्चय अनिश्चयवाचक है, न ना से निश्चयवाचक है, पै से पुरुषवाचक या और फिर से संबंधवाचक है, न से ना से निजवाचक, और पै से प्रश्नवाचक। तो ये आप याद हो गए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और इस ट्रिक से आप इन भेदों को याद रख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, अपन भेदों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब इसमें मतलब सीधा सा लिखा हुआ है जिसमें अनिश्चितता हो, तो वही है किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है जैसे शायद बाहर कोई आया है। तो अब आपने को अपन इस चीज में निश्चित नहीं है बाहर कौन आया है, तो बस यहाँ पर हमें सीधा सीधा अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो यहाँ फिर अब यहाँ पर ऐसा हो जाता है शायद बाहर रोहित आया है, तो हम निश्चित हो जाते हैं और यहाँ पर सर्वनाम की जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन यहाँ कोई कोई एक तो हमें ये नहीं पता एक तो हमने ये मतलब किसी व्यक्ति के स्थान पर इस शब्द को यूज है, इस वजह से तो ये सर्वनाम हो जाती है। और कोई तो कोई में हम कोई मतलब निश्चित नहीं है कि कोई इंसान आया है, मतलब कोई लड़की आई है, कोई लड़का आया है, कौन आया है, हम इसमें कोई निश्चित नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाता है कि इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। और यही एक और उदाहरण है जैसे यहाँ पर जैसे किसी से कुछ मत लो, तो कुछ मतलों में हमें कोई एक विशेष चीज का पता नहीं कि हमें किस चीज के बोले हमें क्या चीज नहीं लेनी है, तो यहाँ भी अनिश्चितता का बोध होता है। तो ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में सीधा सा है कि यहाँ पर निश्चितता का बोध होता है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखे की है, वह सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण पे लेके चले तो वह विकास है। तो यहाँ पर वह एक मतलब कि सर्वनाम है और यहाँ पर यह मेरी किताब है। जैसे वह विकास है तो सीधा सा है कि भाई हम किसी की तरफ इंगित करके ये या किसी को संबोधित करने के लिए बोलते हैं यह है, तो हम निश्चित हो जाए कि हमने एक
पर्टिकुलर इंसान को हमने संबोधित किया है। और यहाँ पर जैसे यह मेरी किताब, हम किसी तरफ इशारा करके कहते हैं यह मेरी किताब पढ़ी है या यह मेरी किताब है, तो हम एकदम निश्चित है कि हाँ भाई यह मेरी ही किताब है। तो बस यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कंप्लीट होता है। और इसके बाद में बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप आपको याद रखने के लिए एक बात बताते हैं, इसमें मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करता है। जैसे वक्ता, वक्ता वह होता है, मतलब वक्ता जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो वह, मैं एक वक्ता हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। श्रोता जो सुनने वाला हो, जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो आप हो गए श्रोता। और या किसी अन्य के लिए कहे जाने वाले कथनों के लिए जिन सर्वनाम का उपयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब कि आपको एक चीज की तरफ से मतलब कि मतलब सबसे अच्छा कौन, तो इसको याद रख लें मैं, भाई मैं सबसे, मतलब कि सबसे अच्छा। इसके बाद में, उसके बाद में अच्छा कौन, उसके बाद में भाई आप सबसे अच्छे या तुम सबसे अच्छे, और आपके बाद में कोई तीसरा या अन्य कोई सबसे अच्छा। तो अब इन चीजों को याद रखने के लिए जैसे मैं, मेरा, हमारी, ये इनमें सब मैं का मतलब कि एक उत्तम पुरुष का भाव आता है। तो ये सब उत्तम पुरुष क्या है, मतलब ये उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे तेरा, तुम्हारी, तुम्हारे या तुम्हारा। जैसे तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तो इसमें तुम्हारा मतलब मध्य पुरुष को इंगित करता है। और यही यह, वह, उसका, वह, इन्हें, मतलब कोई अन्य चीज की बात हो रही है यहाँ पर, किसी अन्य चीज, अन्य सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी ये सीधा सा होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हम किसी मतलब कि बोलने वाले व्यक्ति, मतलब बोलने वाले मतलब सुनने वाले व्यक्ति या किसी अन्य की तरफ इशारा करके हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें उत्तम पुरुष तो वह होता है, जैसे मैं उत्तम पुरुष हो गया, और मैं के बाद में सबसे मतलब कि मैं के बाद में तुम मध्य पुरुष हो गया, और कोई तीसरा अन्य पुरुष हो जाता है। तो ये आपको याद रखने के लिए मैंने आपको थोड़ी समझाई है, ये परिभाषा और उदाहरण है। इसके बाद में हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का सीधा सा संबंध से, अब संबंधवाचक का आप अर्थ निकाल सकते हैं, भाई संबंध के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी बढ़नी। अब यहाँ पर जैसी का मतलब इस संबंध वैसी से है। अब अपन ऐसे तो बोले जैसी करनी बढ़नी, ये थोड़ा सा गलत आ गया। तो मतलब जैसी करनी वैसी बढ़नी, अगर मान लीजिए इसमें जैसी या वैसी एक चीज गायब कर दी जाए तो अर्थ नहीं बनेगा। तो बस इसी के लिए जैसी करनी वैसी बढ़नी, यहाँ पर जैसी, जैसी वैसी एक सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। वही जो पढ़ता है वह शिक्षक है, या मतलब जो पढ़ाता है वह शिक्षक है, जो पढ़ता है वह विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जो और वह का लिंक हो गया, जो का लिंक और वह का, यहाँ पर जो और वह का लिंक हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, जैसे जो और वह, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में मतलब कि अपनत्व या निजता या मतलब प्राइवेसी का भाव आ रहा है। तो सीधा सा है, जिन शब्दों का उपयोग अपनत्व या निजता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, मेरा, अपना, स्वयं, खुद, स्वतः, ये वे शब्द है जो अपने निजता का भाव देते हैं। जैसे मतलब कि आपने मेरा खाना खा लिया, मैं स्वतः ही यह काम कर लूंगा। तो ये सब मतलब कि निजवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं, जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं और स्वयं, मैं यहाँ पर एक उत्तम पुरुष आता है। उत्तम पुरुष किसके अंदर आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद होता है, मतलब उपभेद होता है। तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष के अंदर आता है। वहीं स्वयं मतलब मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, तो यहाँ का सीधा सा अर्थ यही आता है कि यहाँ पर निजता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर निजवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर उसने खुद ही परेशानी मोल ले ली, तो यहाँ पर खुद है वो निजता का भाव दे रहा है। तो यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वह सर्वनाम जो, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में सीधा सा अर्थ है कि वह शब्द या वह सर्वनाम जो प्रश्न मतलब प्रसन्नता का बोध कराता है या प्रश्न का बोध करवाता है, उसे प्रसन्नता, सॉरी, प्रश्न का बोध कराता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे, किसे, कहाँ, ये वही शब्द है जो अपने को सीधे, ये जब भी किसी मतलब कि एक लाइन के अंदर या मान लीजिए आप कोई वाक्य लिखते हैं, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो अपना सीधा सा अर्थ आता है कि यहाँ पर कोई प्रश्न ही पूछा गया है। तो यहाँ पर सीधा सा है कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये मैंने आपके उदाहरण समझाने के थोड़े उदाहरण लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कवियों को किसने, तो किसने सीधा सा है, यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर सीधा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप चाय के साथ क्या लेंगे, अपन जब
अपने साथ मतलब कि अपने जब भाई टीचर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं या टीचर निरीक्षण के लिए आते हैं, तब अपन उनसे पूछते भी हैं कि सर आप चाय के साथ क्या लेंगे। तो यहाँ पर क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब ऐसा होता है कि सर आप चाय के साथ बिस्कुट लेंगे, तो यहाँ पर तो बिस्कुट एक मतलब कि जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर अब जैसे ही क्या आ गया तो हम समझ गए कि यहाँ प्रश्नवाचक है, मतलब यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया गया। और क्या क्या आता है सर्वनाम के 6 भेदों में से, आप सोच लीजिए क्या किसके अंदर आएगा। चाहे क्या सीधा सा है, यहाँ क्या एक प्रश्नवाचक से मतलब प्रश्न का बोध करवा रहा है, प्रश्न पूछने का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। और इसके बाद में जैसे बाहर कौन खड़ा है, तो कौन का अपने को कोई, यह एक तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हो जाता है, और वहीं अपने को पता भी नहीं है कौन, तो कौन एक प्रश्नवाचकता का बोध कराता है। तो बस ये इतनी ही कहानी थी। मैंने आपको सर्वनाम टॉपिक करा दिया, एक सरल सा ही टॉपिक है। और इसके बाद में अपन कल करेंगे सर्वनाम के बाद में अपनी संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट हो गया, कल करेंगे अपन विशेषण। और अब शायद कल से मैं आपको मतलब कि पिछली परीक्षा में, मतलब आपकी जो पिछली बोर्ड की कक्षाओं में जो क्वेश्चंस हुए हैं व्याकरण से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन अब साथ में लेकर आऊँगा, तो आपको एकदम स्टे ट्यून रहना है। और आपसे ये दिल से गुजारिश है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि समर्थन दीजिए, जिससे हम आगे बढ़ पाएँ, और हमें आपके सब्सक्राइबर और आपके लाइक कमेंट और इनसे हमें आप एक नई ऊर्जा ही मिलती है। अगर आप हमें ये चीज़ में नहीं दे पाएंगे तो हम थोड़ा एक तरीके से नर्वस हो जाते हैं, या एक तरीके से थोड़ा निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप हमें पूरा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।